मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ और अमृत महोत्सव को समर्पित इस श्रृंखला में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भारत में किसानों और मजदूरों के संगठनों ने जो आंदोलन किए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, तो उन आंदोलनों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि वो आंदोलन क्यों हुए। तो सबसे पहली बात अगर देखें तो किसानों का जो आंदोलन हुआ उसके पीछे अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्था था उसका बहुत बड़ा योगदान था। अंग्रेजों ने लगान की वसूली के लिए 3 तरह की भू राजस्व प्रणाली को अपनाई थी। उन्होंने एक तो स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली को अपनाई, दूसरी रैयतवारी प्रणाली को अपनाई और साथ ही साथ महलवारी व्यवस्था को अपनाई। और ये तीनों ही जो प्रणाली थी उनकी वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव यानी कि शोषणकारी थी। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त को अगर देखें तो स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, इस व्यवस्था को कॉर्नवालिस ने 1793 में बहुत बड़े क्षेत्र में, खासकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो एरिया था उस क्षेत्र में इसे लागू किया, जिसमें जमींदार होते थे, जमीन के मालिक, और किसान जो है उस पर उपज उसको उपजाते थे। और पता चलता था कि जो लगान होता था उस लगान को वसूलते थे जमींदार, और जमींदार जो है वो 10/11 हिस्सा जो है वो ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा कर देते थे और 1/11 हिस्सा उनके हिस्से में होता था। तो अपने 1/11 के हिस्से को बढ़ाने के लिए वो किसानों से ज्यादा लगान निर्धारित करते थे और उसे वसूलते थे। इससे बड़ी मात्रा में किसानों का शोषण होता था। फिर दूसरी तरफ एक और व्यवस्था थी जिसको बोलते हैं रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था जो था, ये व्यवस्था मूल रूप से मद्रास और उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू किया गया। और टॉमस मुनरो जो थे, उन्होंने उस समय मद्रास के गवर्नर थे, उन्होंने इस व्यवस्था को सपोर्ट किया। इसमें किसान और ब्रिटिश सरकार के बीच वैसे सीधा संपर्क होता था, लेकिन लगान की दर इतनी ज्यादा होती थी कि यहां भी किसानों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। और एक व्यवस्था थी महलवारी व्यवस्था। महलवारी व्यवस्था ज्यादातर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य भारत के क्षेत्रों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में पूरे महाल मतलब समूह यानी कि गांव से ही लगान वसूल किया जाता था। हॉर्ट मैकेंजी द्वारा यह व्यवस्था को लागू किया गया था और इस व्यवस्था में बड़ी मात्रा में किसानों का शोषण होता था। दूसरी तरफ भारत में इस समय तक कई उद्योग भी विकसित हो गए थे और उद्योगों में बड़ी संख्या में मजदूर भी काम करने लगे थे। तो उन मजदूरों की जो हालत थी वो भी बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी, क्योंकि ना तो काम के घंटे निर्धारित होते थे, ना तो काम करने वाले जो लोगों की उम्र थी, बच्चे जो है वो भी काम करते थे, उसमें बच्चे भी काम करते थे। 10 साल, 11 साल, 12 साल, 9 साल तक के बच्चे जो है फैक्ट्रीज में काम करते थे। वेतन जो है वो निर्धारित नहीं होता था, तो उनका भी बड़ी मात्रा में शोषण किया जाता था। तो इस शोषण के खिलाफ अलग अलग देश के हिस्सों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष हुआ। जैसे एक किसान का विद्रोह है नील आंदोलन जो है ये बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव से शुरू होता है। कब? 1859-60 में, यानी 1859-60 में ये विद्रोह जो है ये नील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये जो है बंगाल में खासकर ये बहुत ज्यादा क्षेत्र में ये हुआ और इसका मूल कारण ये था कि किसानों को ये जबरदस्ती की जाती थी कि आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। और नील जो होता था वो कोई खाने की चीज नहीं होती थी, वो तो कपड़ों के लिए एक पदार्थ, यानी उसको इस्तेमाल करके फैक्ट्री में प्रोसेस करके कपड़ों में नील डालने का काम किया जाता था। तो ये कैश क्रॉप था और जबरदस्ती किसानों को बोला जाता था कि ये आपको उपजाना पड़ेगा। और इस उपजाने की बाध्यता के कारण किसान अपनी कीमती जमीनों पर खाद्यान्न उपजा नहीं पाते थे, अकाल पड़ जाता था, कभी बड़ी बाढ़ आ जाती थी और उनकी हालत वैसे ही खराब थी। और इस नील की खेती की बाध्यता के कारण उनकी हालत और खराब हो गई। इन घटनाओं का जिक्र हमें मिलता है दीनबंधु मित्र की रचना नील दर्पण में। और ये जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का नेतृत्व किया था दिगंबर और विष्णु विश्वास ने।
जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में इस तरह से आंदोलन हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कुछ संगठनात्मक आंदोलन हुए। संगठनात्मक से मतलब क्या है कि कुछ संगठन बनाए गए, जैसे किसान सभा का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया 1918 में, 1918 में। प्रतापगढ़ में तो, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में तो यहां तक कि जो नाई और धोबी होते थे, जो जमींदारों को और ब्रिटिश अधिकारियों को अपनी सेवाएं देते थे, उन्होंने तक हड़ताल कर दी कि हम आपको सेवाएं नहीं देंगे क्योंकि आप हमारा शोषण करते हो। तो उसको बोलते हैं नाई धोबी बंद आंदोलन। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था। इसके अलावा अवध, उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था अवध में किसानों ने एका आंदोलन चलाया और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे मदारी पासी और सहदेव। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में किसानों के द्वारा ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जा रहा है और संगठनात्मक रूप से भी यह विरोध हो रहा है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया 1936 में। वहीं दूसरी तरफ बिहार के एक क्षेत्र चंपारण में तो बहुत ही जबरदस्त आंदोलन हुआ, जिसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। और यही वो जगह है जहां पर गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया 1917 में, 1917 में। क्यों किया? तो यहां पर एक पद्धति प्रचलित थी जिसको बोलते हैं 3 कठिया पद्धति। यानी अगर किसी के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसको 3 कट्ठे में नील की खेती तो करनी ही पड़ेगी। इस पद्धति को कहते थे 3 कठिया पद्धति। इस 3 कठिया पद्धति के खिलाफ वहां के एक स्थानीय नेतृत्व जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया कि आइए और आप अपनी सत्याग्रह का जो प्रयोग है यहां पर कीजिए और इन किसानों को 3 कठिया प्रथा से मुक्ति दिलाइए। और इसमें सफल हुए। और इस विद्रोह में ये जो चंपारण में जो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया वो सफल प्रयोग था और इसीलिए गांधी जी के सत्याग्रह का ये एक आरंभक बिंदु था। और इस सफलता ने पूरे देश में किसानों और मजदूरों के आंदोलन को एक नया आयाम दिया। सत्याग्रह का आयाम, द डायमेंशन ऑफ सत्याग्रह, डायमेंशन ऑफ सत्याग्रह का यह आयाम पूरे देश में धीरे धीरे मजबूत शुरू हुआ। 1917 के में यह आंदोलन सफल हुआ। 1918 में चंपारण एग्रेरियन कानून पारित किया गया, चंपारण एग्रेरियन कानून, और इस कानून के द्वारा 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। फिर 1918 में किसानों ने खेड़ा गुजरात की जगह खेड़ा, वहां पर भी विद्रोह किया। और यहां पर विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक थे। गांधी जी का पूरा सहयोग मिल रहा था। यहां भी सफलता मिली किसानों को। जो टैक्स उनके ऊपर, जो लगान उनके ऊपर लादा जा रहा था, उस लगान के खिलाफ खेड़ा में कर नहीं देंगे, ऐसा विद्रोह किया। बारदोली, ये भी गुजरात में 1928 में ये विद्रोह हुआ और ये भी सफल रहा। किसानों का बारदोली का सत्याग्रह भी सफल रहा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहीं पर, वहां पर महिलाओं ने जो भागीदारी की इस आंदोलन में, तो महिलाओं ने जो है उनको सरदार की उपाधि दी। इसी बारदोली सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो बन गए। तो इस तरह से किसानों के द्वारा जहां एक तरफ देश में संघर्ष हो रहा था अलग अलग तरीकों से, कहीं लगान न देने के लिए और कहीं पर लगान से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, कहीं 3 कठिया प्रथा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, वही मजदूर जो फैक्ट्री, जो उद्योग में काम कर रहे थे, वो भी छटपटा रहे थे कि ब्रिटिश सरकार के शोषण के खिलाफ हम लड़ें। और उन्होंने लड़ाई शुरू की। और उस लड़ाई में जो एक श्रमिक आंदोलन होता है, उस श्रमिक आंदोलन को संगठित रूप दिया था लाला लाजपत राय ने। अलग अलग उद्योगों, अलग अलग फैक्ट्रियों में बहुत सारे छोटे छोटे मजदूरों के संगठन थे। उन संगठनों को इकट्ठा करके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक का निर्माण किया लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में मजदूरों को जो ताकत मिली, उससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। और जब अंग्रेजों ने यह देखा कि
लाला लाजपत राय जैसे व्यक्ति मजदूरों का नेतृत्व कर रहे हैं तो उन्होंने एक कानून बनाया 1926 में, जिसको बोलते हैं श्रमिक संघ अधिनियम। 1926 में श्रमिक संघ अधिनियम, लेबर यूनियन एक्ट बनाया, और आज भी ये कानून जो है मील का पत्थर साबित होता है, श्रमिक संघ अधिनियम। और इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस भी मजदूरों के इस ताकत को समझ रहे थे और उन्होंने भी बहुत सारे मजदूरों को संगठित कर हिंद मजदूर सेवक संघ का गठन किया, हिंद मजदूर सेवक संघ का गठन किया। वहीं 1947 में 1947 में इंटक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक की स्थापना 1947 में हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इस तरह से किसानों और मजदूरों के संगठनात्मक स्वरूप को ताकत मिलती है। और दूसरी तरफ यह भी देखने को मिलता है कि कुछ बुद्धिजीवी जैसे दादा भाई नौरोजी ये बात लिखते हैं अपनी किताब में कि भाई भारत की तो स्थिति यह है कि ये अंग्रेज जो है वो कमाते यहां से है, टैक्स यहां से वसूल करते हैं और उसका एक भी पैसा तो भारत में खर्च करते ही नहीं है, वो पैसा तो अपने देश वो ब्रिटेन में ले जाते हैं। और यही जो नुकसान है, यही जो तकलीफ है, जिसके कारण जो ब्रिटिश जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो ब्रिटिश कंपनियां हैं, अगर भारत में पैसा खर्च नहीं कर रही हैं यहां पर कमा करके, तो ये क्या हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, यानी भारत की संपत्ति भारत से निकलकर सब इंग्लैंड में जा रही है। तो अमीर इंग्लैंड हो रहा है, गरीब भारत हो रहा है। इस बात को दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले उठाया, उनकी एक रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। तो इस तरह से पूरे भारत में असंतोष की अग्नि फैल रही थी, गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, श्रमिकों में असंतोष था, किसानों में असंतोष था, और ये असंतोष धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिवर्तित होने वाला है। अगले क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और आगे के आंदोलन को संचालित किया गया। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हम आपसे निरंतर संपर्क में बने रहेंगे। धन्यवाद।